the guiding light for a nation's destiny. Part 4 of the Constitution. Hey there, welcome to the episode 3 of our polity series, Directive Principles of a State Policy, India. In our previous one, we discussed fundamental rights और उससे related कुछ important cases. Now we are talking about DPSPs. We can say that DPSPs are kind of additional parts of fundamental rights. Lekin, the point to be noted here is DPSPs belong to state. It is the policy of the state. That means center has no relation with these directive principles. Also, from the name, हम ये जान सकते हैं directive means to direct something. That means ये principles state को direct करते हैं और instruct करते हैं to perform कुछ duties. Let us begin. So DPSPs बोरो किए गए थे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. जिस तरह फंडामेंटल राइट्स को यूएस से इंस्पायर किया गया था, वैसे ही डीपीएसपीस को आयरलैंड से इंस्पिरेशन लेकर. यू शुड नो कि आयरलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसे कॉपी किया था. सो आयरलैंड कॉपीड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम उसे कंपेयर करते हैं फंडामेंटल राइट से, क्योंकि ये काइंड ऑफ एडिशनल पार्ट्स हैं. सो बेसिकली देयर वाज अ कमिटी इन 1945 जिसका नेम था सप्रू कमिटी. इस सप्रू कमिटी ने दो राइट्स को डिफाइन किया. ऑन वन हैंड वी हैव जस्टिसेबल राइट्स जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन जस्टिसेबल राइट्स जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं. सो नॉन जस्टिसेबल मीन्स इन केस आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं, यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट. जहां एक तरफ फंडामेंटल्स के वायलेशन पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते थे, जहां हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को विजिट करते थे, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डीपीएसपीस को एक डेफिनेशन दी. क्योंकि ये स्टेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं टू परफॉर्म ड्यूटीज, उन्होंने इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बुलाया. नाउ डीपीएसपीस आर इन आर्टिकल्स 36 to 51. जो लास्ट आर्टिकल हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था वो 35 पे खत्म हो जाता है. सो 36 से शुरू होता है हमारे डीपीएसपीस. नाउ सिंस ये प्रिंसिपल्स हैं, दैट मींस ये बेस्ड भी प्रिंसिपल्स पे होगा. मूविंग ऑन, वी हैव DPSPs are the ideals, the actual ideals which are not legally enforceable by the courts in case of their violation. But they seek to establish economic and social democracy in the country. Directive principles 3 principles पे वर्क करता है. First one, socialistic principles. Second, Gandhian. And third, liberal intellectual principles. अब इसमें से हम गांधीयन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि इन्हें समझना आसान है. So something which is based on Gandhian ideology, that is called Gandhian principle. अब जो मेन चीज है वो आती है सोशलिस्ट एंड लिबरल्स. सो दो ग्रुप्स बनाए गए, एक सोशलिस्ट और एक लिबरल्स. जहां सोशलिस्ट फोकस करते थे इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी और द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी 3 बेसिस पे. वो बेसिस थे सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. वहीं लिबरल्स की सोच थोड़ी सी अलग थी. वो थोड़े से डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पीपल थे और उनके जो थॉट्स थे वो काफी ज्यादा लिबरल थे. Her liberal comes from the term liberty, which means freedom. So freedom of thought होने की वजह से उन्हें liberal intellectual principles कहा गया. Now, on the basis of these 3 principles, हम one by one इसके articles पढ़ेंगे. First of all, we have socialistic principles from Article 38 to Article 47. Total 8 articles. अब इतनी सारी चीजों में से हर एक आर्टिकल याद रखना बहुत टफ है, और एक्चुअली में उसे याद रखना भी नहीं है. हमें याद रखना है सिर्फ उन आर्टिकल्स को, या तो वो हमारे पार्लियामेंट के फेवरेट है, या हमारी यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के फेवरेट है, या वो करंट अफेयर्स में है. ओनली दीज 3. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. हर चीज पढ़नी नहीं होती, लेकिन पढ़ने का मतलब जानना नहीं होता. जाननी तो आपको पड़ेगी. सो आर्टिकल 38. This is wholly for the welfare of the society.
अब ये जो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो 3 क्राइटेरिया पे बेस करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके अलावा ये आर्टिकल स्टेट को कहता है कि आपको इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स: इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली आप इसे ओवरऑल वेलफेयर के नेम से याद रख सकते हैं। देन कम्स आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात करता है। उसी के साथ वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। This article 39, because of concentration of wealth, becomes important for your exam. Then it talks about equality. Equality means gender equality. That means we should have equal pay for equal work for both man and woman. इसी के साथ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, उनके कंडीशंस, जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन, और उससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट concentration of wealth, means of livelihood, equal pay, gender equality, workers, women and children. Now we have our free legal aid to the poor. And free legal aid is important too. Now we talk about Article 41. Article 41 में हमारे पास 3 rights होते हैं. Right to work. Second, right to education. And right to public assistance. 3 rights in Article 41, which is not that important for your exam. But please keep in mind. Then we have Article 42, make provision for just and human conditions, and the important thing is maternity relief, which makes it important. Then we have Article 43, a decent standard of living and social and cultural opportunities for workers. It talks about workers too. Then 43A, again, the participation of workers. So remember, Article 43 talks about workers and 43A talks about their participation in the management of industries. Then the last in socialistic principles, we have Article 47. And this talks about the level of nutrition plus the standard of living and to improve public health. So basically, all these articles are related to this term, socialistic. This is for a social cause. Hence, these are the principles and related articles. The next we have Gandhian principles, और ये purely follow करेगा Gandhian ideologies को. Okay, Gandhian ideology, हम जानते हैं गांधी जी को सबसे ज्यादा प्यार था हमारे देश के विलेजेस से. That means वो definitely किसी आर्टिकल में विलेजेस को मेंशन करेंगे. So moving on, we have the number first, Article 40, which talks about to organize village panchayats. And to endow them with necessary powers and authority to enable them to function as self-government, the third tier of government. Then we have Article 43, which promote cottage industries. Then Article 43B, which have cooperative societies. Then Article 47, we have to prohibit the consumption of drinks and drug, intoxicated drinks and drugs. And Article 46 is left. Okay, so this talks about educational and economical interests of SCs, STs, and other weaker sections of the society. This makes it important. Then Article 48, to prohibit the slaughter of cows. Cows and cattle, etc. इन्हें याद रखना आसान है क्योंकि ये सब वही बात कर रहे हैं जो गांधी जी किया करते थे.
और हम बोल सकते हैं DPSPs through Gandhian principles hold for the guiding values for a just and equitable nation. Then the next one we have liberal intellectual principles. This one is interesting now. So liberal intellectual principles, Article 44 to 51, जिसमें सबसे important है Article 44 because this talks about uniform civil code. And especially for this one, we'll have a separate video. Now, I want you to comment down below for these articles. थोड़ी मेहनत तो आपने भी करनी पड़ेगी और तभी आप सीखेंगे कि हमें प्रिपरेशन एक्चुअली में करनी कैसे है. Okay, so since we have already talked about these principles, कुछ आर्टिकल्स बाद में ऐड किए गए थ्रू अमेंडमेंट एक्ट्स. For this we have 42nd Amendment Act of 1976, in which we have 4 articles. Article 39, to secure opportunities for the healthy development of children. Article 39A, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Then 43A, where it talks about to secure the participation of workers in the management of industries. 48A, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. So basically, in a nutshell, we can say that DPSPs majorly talk about children, women, workers, cooperative societies, forests, wildlife, etc. Then these are some articles जो other amendment acts के through add किए गए. Number 1 we have Article 21A. This Article 21A is extremely important for 2026 क्योंकि ये recent news में है. Okay, what is the work of Article 21A? So basically there was 86th Amendment Act of 2002 जिसने आर्टिकल 45 को चेंज किया, ऑल्टर किया और ये कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए. वेयर एलिमेंट्री एजुकेशन टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल दिस वन. ओके, और ये भी कहा ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है अंटिल द चिल्ड्रन रीच द एज ऑफ 14 years. Then we have Article 38. Article 38 was added by 44th Amendment Act. And this article, 44th Amendment Act of 1978, which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. It talks about inequalities. Then we have Article 43B, which was added by 97th Amendment Act of 2011, the most recent one, and it is related to cooperative societies. Then we have Article 37, which makes it clear that these DPSPs are fundamental, or we can say basic, in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply these in principles making laws. So remember, Article 37 is important. Now, अगर DPSPs enforceable नहीं हैं, तो उनका फायदा क्या है? What is the benefit of having DPSPs when we cannot approach the court in case of any violation? अब हमें पता है ये होने की वजह से that should face a criticism. A criticism कुछ ऐसे हैं that it has no legal force. Obviously, since these are non-enforceable in nature, then these are illogically arranged. कैसे भी किसी भी आर्टिकल को कहीं भी अरेंज किया हुआ है, illogical arrangement. Conservative in nature. So I would say these two are not that valid. That criticism holds no accountability. But the last one, that it may produce constitutional conflict in between center and state, this holds some weightage. Okay, so this was all for DPSPs. Now, जब हम DPSPs की बात करते हैं, in our next video, we shall talk about the difference in between fundamental rights and DPSPs और क्या conflicts fundamental rights and DPSPs में हमेशा रहते हैं. Till then, stay tuned and stay consistent. Thank you so much. Take care.